नमस्कार मित्रों, आपका अमरीश चरण में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम सभी लोग ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में पढ़ेंगे। वास्तव में ग्लोब होता है क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है जो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए जिसका निर्माण हुआ है, जो बनाया गया है। और सर्वप्रथम जर्मनी के वैज्ञानिक मार्टिन बेहम ने ग्लोब का निर्माण किया था। आइए हम लोग देखते हैं ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को। पृथ्वी के मध्य में, यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री जो है इसका अक्षांश होता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। अब भूमध्य रेखा के दक्षिण में इसको क्या, इस भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। हमारे पृथ्वी पर पूर्व पश्चिम से पूर्व को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, विषुवत रेखा के समान होती हैं। अब देखिए, कुल हमारे पृथ्वी पर कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं, यानी उत्तर और दक्षिणी भाग में 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं। 90 उत्तरी भाग में और 90 दक्षिणी भाग में। कुल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश कितने हो गए हमारे? 90 उत्तरी भाग में 1 डिग्री के अंतराल पर, और 90 दक्षिणी भाग में, और एक ये विषुवत रेखा। कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं? 181 अक्षांश रेखाएं हैं। और सभी अक्षांश रेखाएं आपस में क्या होती है? दो अक्षांश रेखाएं आपस में क्या होती है? समानांतर होती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांश रेखाओं यानी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अक्षांश रेखाओं का निर्माण क्यों किया गया है? टेम्परेचर नापने के लिए और जलवायु परिवर्तन को देखने के लिए किया गया है अक्षांश रेखाओं का निर्माण। आपस में समानांतर होती है, 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। और हम लोग देखेंगे कुल जो है अक्षांश रेखाएं कितनी है? 181 है, 90 उत्तरी भाग में, 90 दक्षिणी भाग में, और उसके बाद से जो है एक विषुवत रेखा। और अब हम लोग देखेंगे कि विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर क्या है हमारा? 23.5 डिग्री में क्या है हमारा? कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये हमारा विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण भाग में हमारा क्या है? मकर रेखा है, मकर रेखा है। ठीक है। उसके बाद 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नीचे हमारा क्या है? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा, या इसको वृत्त भी कहते हैं। या और 66.5 डिग्री दक्षिणी भाग में ये क्या? आर्कटिक, आर्कटिक रेखा या वृत्त। अब देखिए 21 जून को, 21 जून को सूर्य एकदम कर्क रेखा पर लंबवत होता है, यानी सीधा होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा पर 21 जून को होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल लंबवत होती हैं। अब देखिए 22 दिसंबर
22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य एकदम लंबवत होता है, इसलिए सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ये हो गया। अब देखिए विषुवत रेखा पर जब सूर्य एकदम लंबवत होता है तो दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, विषुव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स कहते हैं इसको। और जब कर्क रेखा पर सूर्य बिल्कुल लंबवत होता है और ये दिन बड़ा होता है, इसको हम लोग कर्क संक्रांति के भी नाम से जानते हैं, यानी कैंसर सोलस्टाइस कहते हैं। और जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं, यानी कैप्रिकॉन सोलस्टाइस कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब आइए हम लोग पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के विषय में। आइए हम लोग देखते हैं देशांतर रेखाओं के विषय में। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये भी एक एक डिग्री के अंतराल पर होती हैं। ये आपस में समानांतर नहीं होती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। और एक चीज और है कि उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पर आने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती है, और जबकि विषुवत रेखा पे से ध्रुवों पे जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है। और इनके बीच की सबसे अधिक दूरी कहाँ पाई जाती है? सबसे ध्रुवों पर नहीं, विषुवत रेखा पर देशांतर के बीच में सबसे अधिक दूरी पाई जाती है। कितना पाया जाता है? 111.32 किलोमीटर। 111.3। सबसे अधिक देशांतर रेखाओं में दूरी कहाँ होती है? सबसे अधिक देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है विषुवत रेखा पर। और ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती है, देशांतर रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देशांतर रेखाएं, अब देखिए ये लंबाई में समान होने के कारण इनका गणना करना आसान नहीं था, इसलिए 1884 में वाशिंगटन डीसी में एक ग्रीनविच वेधशाला में एक बैठक हुई, जिसमें 0 डिग्री एक रेखा को 0 डिग्री माना गया गणना करने के लिए। 0 डिग्री कहा गया, या ग्रीनविच से गुजरने के नाते ग्रीनविच रेखा भी नाम दिया गया इसका। ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा, ये सब कहते हैं किसको? ग्रीनविच रेखा को। और ग्रीनविच रेखा को ही आधार मानकर हम लोग गणना करते हैं, मतलब बेस मानकर करते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच वेधशाला से निकली हुई है। और अब देखिए ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री से पूर्व की ओर कितने हैं? 180 जो है देशांतर रेखाएं हैं। और ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर कितने देशांतर रेखाएं हैं? 180 देशांतर है। तो कुल देशांतर की संख्या कितनी हो गई? कुल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई? 180 प्लस 180, यानी कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360 हो गई। अब देखिए इस 0 डिग्री यानी ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनको पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, और जो पश्चिम की ओर होते हैं उनको पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। और ये जो है समय, अब देशांतर रेखा से समय निर्धारित किया जाता है और तिथि निर्धारित की जाती है। ग्रीनविच रेखा को यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। और इसको सर हम लोग जो है अब देखिए जब ग्रीनविच रेखा से हम लोग पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो समय प्रति डिग्री में जो है 4 मिनट आगे बढ़ता है।
प्रत्येक देशांतर के बीच में क्या होता है, 4 मिनट समय आगे होता जाता है। और जब ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 4 मिनट जो है समय, 4 मिनट जो है पीछे होता है। अब कैसे होता है मैं बता रहा हूं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो पूर्व की तरफ घूमती है तो समय आगे होता है, पश्चिम से घूमती है तो इसको क्या कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए समय इधर पीछे होता है, पूर्व की तरफ समय आगे होता है। अब 4 मिनट आगे कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। 24 घंटे में पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है। 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाने में कितना 360 का वो होता है एक चक्कर लगाने में, तो 1 घंटे में कितना हो गया, 1 घंटे में जो है 360, 1 घंटे में क्या हो जाएगा, 360/24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री। 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, तो 1 डिग्री घूमने में समय, 1 डिग्री घूमने में समय बराबर 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60/15 हो जाएगा। यानी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। तो वही जब पूर्व से जब पूर्व की तरफ होती है 4 मिनट आगे होता है, पश्चिम की तरफ जो 4 मिनट पीछे होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे बड़े अच्छे तरीके से। तो अब जैसे हमारा भारत जो है 82.5 डिग्री पर है, कितने पर है, 82.5 डिग्री पर है ग्लोब पर। तो वो भी इलाहाबाद के जो मिर्जापुर से होकर गुजरता है, इलाहाबाद के मिर्जापुर शहर से होकर गुजरता है। और 4 मिनट जो आगे बढ़ता जाता है प्रत्येक देशांतरों के बीच में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिनट हो जाएगा। अब इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 60 से डिवाइड करेंगे, मतलब अरे घंटे में करेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट। मान लीजिए ग्रीनविच रेखा पर सब इसी के समय को मानकर हमेशा जो है सभी देशों जब सभी रेखाओं पर समय को या तिथि को निर्धारित किया जाता है। अब देखिए ग्रीनविच पे मान लीजिए समय अगर 12 बज रहा है तो भारत पे कितना समय होगा, 5:30 होगा। क्यों, क्योंकि 5.5 घंटे आगे, क्योंकि हमारा देश पूर्वी दिशांतर पर है 22.5 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरह पश्चिमी का भी कर लेंगे। तो ये आप लोग को समय निकालना आ गया होगा जहां तक मैं जानता हूं। अब आइए हम लोग देखते हैं तिथि के बारे में। तिथि 180 डिग्री देशांतर को हमने क्या माना है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। वास्तव में ये 180 डिग्री नहीं होता है, ग्रीनविच के एकदम अपोजिट होता है। वास्तव में 180 एकदम सीधा नहीं है, कई जगह से मोड़ा गया है। ये क्या प्रशांत महासागर से और बेरिंग स्टेट जो है इसे बिल्कुल नजदीक है। बाकी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ग्रीनविच पे कौन कौन सा देश है, कर्क रेखा पे कौन सा देश है, मकर रेखा पे कौन सा देश है, 180 डिग्री देशांतर रेखा पे कौन कौन सा देश है, तो ये सब बताऊंगा मैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। इसका तिथि के निर्धारण के लिए किया जाता है। अब देखिए मान लीजिए ग्रीनविच रेखा से अगर पूर्व की ओर 180 देशांतर जाते हैं, 180 डिग्री जो देशांतर है पूर्व की ओर जाते हैं तो 12 घंटा समय आगे बढ़ता है। अगर 180 डिग्री देशांतर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 12 घंटा समय पीछे होता है। जैसे मान लीजिए अगर ग्रीनविच पे समय है, अगर मान लीजिए ग्रीनविच पे समय है 10 सितंबर 2003 को रात्रि का 12 बजा है, रात्रि का 12 बजा है, मतलब मध्यरात्रि अगर 12 बजे हैं तो क्या होगा, पूर्वी देशांतर की तरफ बोल रहा है। तो पूर्वी देशांतर पर अगर हम लोग आगे जाएंगे ग्रीनविच रेखा पर, अगर मान लीजिए कि 10 सितंबर 2003 को मध्यरात्रि 12 बजा है तो पूर्वी देशांतर 180 जाने पर क्या होगा, हमारा 12 घंटा उस पर जोड़ देंगे। तो 10 सितंबर क्या होगा 2003 का क्या होगा, अगले दिन दोपहर का क्या होगा 12 बजे का, कितना होगा दोपहर का 12, 10 सितंबर 2003 का दोपहर का
12 बजेगा। ठीक है, ये पश्चिमी देशांतर कहता तो क्या करेंगे, 12 घंटा हम लोग माइनस कर देंगे। ये था हमारा ग्लोब अक्षांश व देशांतर रेखा है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को कर्क रेखा पर बसे देश के विषय में बताऊंगा, मकर रेखा पर बसे देश के विषय में बताऊंगा, विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश हैं, ग्रीनविच रेखा पे कौन कौन से देश हैं, 180 डिग्री पे कौन कौन से देश हैं, मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। इसके लिए आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। मैं आप लोगों को नमस्कार।